गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करें अमेरिका की। बांग्लादेश और नेपाल में तख्ता पलट के बाद अमेरिका की नज़र श्रीलंका पर है। हाल में ही यूएस पैसिफिक वायुसेना के कमांडर जनरल केविन स्नाइडर समेत 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी अलग अलग 3 दिन के दौरे पर श्रीलंका पहुंचे हैं। ये दौरे ऐसे समय हो रहे हैं जब अमेरिका रणनीतिक रूप से अहम हिंद महासागर क्षेत्र के इस देश के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। श्रीलंका की सरकार ने इसी साल मार्च में अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान को अपने देश में लैंड करने की अनुमति देने से इनकार किया था। ऐसे में अमेरिकी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी के दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। श्रीलंका में स्थित अमेरिकी दूतावास के अनुसार दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री एस पॉल कपूर और स्नाइडर रविवार को कोलंबो पहुंचे। उनका यह दौरा तब हुआ जब चीन आक्रामक तरीके से दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। चीन ने श्रीलंका में भारी निवेश भी किया है और उसके हम्बनटोटा बंदरगाह को ऑपरेट कर रहा है। चीन ने श्रीलंका में बड़े पैमाने पर दूसरे बुनियादी ढांचों में भी पैसा लगाया है, जिनमें सड़कें, पुल, अस्पताल, बंदरगाह और एयरपोर्ट शामिल हैं। ऐसे में अमेरिका व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत श्रीलंका के साथ रक्षा और आर्थिक संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी दूतावास ने बताया कि स्नाइडर का श्रीलंका दौरा 24 जून को खत्म होगा। इस दौरान वे श्रीलंका के सरकारी और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इनमें श्रीलंकाई रक्षा मंत्रालय और वायुसेना के अधिकारी भी शामिल हैं। दूतावास ने कहा, बातचीत मुख्य रूप से हवाई और समुद्री क्षेत्र की निगरानी, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगी। स्नाइडर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना के सभी कर्मियों और संसाधनों की देखरेख करते हैं। श्रीलंका की नई सरकार ने अमेरिका और चीन दोनों से दूरी बनाकर रखी है। चीन का श्रीलंका पर भारी कर्ज है। ये कर्ज राजपक्षे भाइयों के शासन के दौरान लिए गए, जिनका श्रीलंका को कोई लाभ नहीं मिला। इस कारण श्रीलंका में चीनी हस्तक्षेप भी खूब बढ़ा और सरकार अपने लोगों के हितों को छोड़कर दूसरे काम करने लगी। इस कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले बढ़े, जिसके बाद तख्तापलट हुआ और राजपक्षे बंधुओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब नई सरकार चीन और अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर काफ़ी सतर्क है। आइए हम बात करें मंगोलिया की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर सोमवार को 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में जयशंकर ने अपनी मंगोलियाई समकक्ष बतमक से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत मंगोलिया के साथ अपने करीबी और सौहार्दपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। जयशंकर की इस यात्रा में मंगोलिया के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी पर जोर रहेगा। भारत की मंगोलिया से रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के साथ ही माइनिंग और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर नजर है। मंगोलिया से भारत को बड़े पैमाने पर फायदा हो सकता है, क्योंकि यह देश यूरेनियम और सोने के बड़े भंडारों का मालिक है। चीन की मंगोलिया के संसाधनों पर निगाह रही है, तो अब भारत ने भी इस ओर अपनी नज़र की है। मंगोलिया की जमीन में दबा खजाना भारत की कई मोर्चों पर मदद कर सकता है। मंगोलिया दुनिया के सबसे ज़्यादा खनिज समृद्ध देशों में है। माइनिंग सेक्टर देश की जीडीपी का 1/4 हिस्सा है। वहीं निर्यात से कुल कमाई का 90% हिस्सा आता है। देश में 80 खनिजों के 1000 से ज़्यादा भंडार हैं। इनमें तांबा, कोयला, सोना के अलावा ऊर्जा के लिए जरूरी धातुओं के विशाल भंडार शामिल हैं। मंगोलिया में दुनिया के सबसे बड़े अविकसित यूरेनियम भंडार हैं। इसके भूवैज्ञानिक संसाधन 1,92,000 टन तक होने का अनुमान है। मंगोलिया में अभी तक यूरेनियम की कोई सक्रिय कमर्शियल खदान नहीं है, लेकिन देश 2028 के आसपास बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेश के जरिए उत्पादन शुरू करने की राह पर है। मंगोलिया में तांबा का 56 मिलियन टन से ज़्यादा का भंडार है। तांबा मंगोलिया का सबसे मूल्यवान निर्यात उत्पादक है। दक्षिण गोबी क्षेत्र में ओयू तोलगई खदान दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात तांबा सोना भंडारों में से एक है। मंगोलिया में गैत्सूट, बोरो और जमार जैसे प्रमुख भंडारों में बड़ी मात्रा में सोना निकाला जा रहा है। इसे अक्सर तांबे के साथ ही निकाला जाता है। मंगोलिया में 36 बिलियन टन कोयला है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला कोकिंग कोल भी शामिल है। मंगोलिया में महत्वपूर्ण खनिज और रेयर अर्थ अनुमानित 3.1 मिलियन टन है। इसमें लिथियम और फ्लोरस्पार के बड़े भंडार हैं। मंगोलिया में यूरेनियम, जिंक और लौह अयस्क के महत्वपूर्ण भंडारों का भी सक्रिय रूप से खनन और निर्यात हो रहा है। मंगोलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भारत बात कर रहा है। भारत के नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए बातचीत हो रही है। 90,000 टन से ज़्यादा यूरेनियम भंडार वाला मंगोलिया वैश्विक आपूर्ति साझेदारी बनाना चाहता है, जबकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी ज़रूरत है। भारत ने यूरेनियम खनन और प्रोसेसिंग के लिए मंगोलिया के साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया है। दोनों देशों में पहले से ही दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों में बातचीत हो रही है। भारत अपने यूरेनियम आयात में विविधता लाने के लिए काम कर रहा है। ऐसे में जयशंकर के दौरे पर इस क्षेत्र में बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। जयशंकर 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में मंगोलिया पहुंचे हैं। इसके बाद वो दक्षिण कोरिया जाएंगे। जयशंकर मंगोलिया के 2 दिवसीय दौरे के बाद बुधवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। सियोल में वो अपने दक्षिण कोरिया समकक्ष चो ह्यून के साथ बातचीत करेंगे और गुरुवार को शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम में मुख्य भाषण देंगे। आइए बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार ने
देश के बड़े शहरों में सेना तैनात करने की मांग की है। तारिक सरकार को 23 जून को देश भर में हंगामा और हिंसा का डर सता रहा है। 23 जून मंगलवार को बीएनपी की सबसे बड़ी प्रतिनिधि शेख हसीना की आवामी लीग का स्थापना दिवस है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय को अंदेशा है कि इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं। आवामी लीग पर बांग्लादेश में प्रतिबंध लगा हुआ है और पार्टी की हेड शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई है। मालो के मुताबिक बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने सोमवार को कई मेट्रोपॉलिटन इलाकों और बड़े जिलों में सेना की तैनाती की मांग की है। इसके पीछे आवामी लीग की स्थापना की सालगिरह के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। मंत्रालय की पॉलिटिकल ब्रांच 2 ने इसके लिए सशस्त्र बल प्रभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी को सोमवार को पत्र भेजा है। मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंधित संगठन, आवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों गैर कानूनी जुलूस और शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम कर सकते हैं। इन गतिविधियों से तोड़फोड़ और अर्थव्यवस्था फैलेगी। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने और जान माल की भारी नुकसान होने का खतरा है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने देश की राजधानी ढाका, चट्टग्राम और गाजीपुर मेट्रोपॉलिटन इलाकों के साथ साथ नारायणगंज, गोपालगंज और फरीदपुर जिलों में सार्वजनिक सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए 22 जून से 30 जून तक यानी 9 दिनों के लिए सैनिकों की तैनाती का अनुरोध किया है। सैनिक नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए काम करेंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार 23 जून की आवामी लीग की ओर से होने वाली कार्यक्रम या सभा को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है। सरकार के डर की वजह से आवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के हालिया कार्यक्रम हैं। लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीते हफ्तों में कई जुलूस, फ्लैश मार्च निकाले हैं। ये कार्यक्रम अचानक से आयोजित किए गए हैं। विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त 2024 को आवामी लीग की सरकार गिर गई थी। उस वक्त की पीएम आवामी लीग की मुखिया शेख हसीना ने ढाका से भागकर भारत में शरण ली थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने मई 2025 में आवामी लीग की गतिविधियों पर रोक लगा दी। बीएनपी सरकार ने प्रतिबंध को और मजबूत कर दिया। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार को आवामी लीग की गतिविधियों पर शक है, इसलिए सेना की तैनाती का फैसला किया गया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस डीएमपी ने कहा है कि आवामी लीग की स्थापना की सालगिरह के दौरान ढाका में कानून व्यवस्था बनाए रखने और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। डीएमपी ने कहा कि किसी अप्रिय घटना को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ढाका को सुरक्षा घेरे में रखने की योजना बनाई गई है। ढाका में 200 से ज़्यादा स्पेशल पुलिस चेक पॉइंट बनाए गए। गहन तलाशी अभियान के जरिए सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए डीएमपी के 18,000 से ज़्यादा अफसरों और कर्मियों को तैनात किया जाएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माई न्यूज़, व्यूज़ एंड एनालिसिस बाय प्रकाश।